Okay, so we are starting with अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर वन वेरिएंट वन। हम लोग अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर वन वेरिएंट वन से शुरू कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। फर्स्ट एमसीक्यू। व्हाट विल हेल्प सॉल्व द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? व्हाट विल हेल्प सॉल्व द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? यार, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या चीज सॉल्व कर देगी? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है, शॉर्टेज होती है ना। द कंट्रोल ऑफ द मार्केट सिस्टम नहीं। द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। अगर इन लिमिटेड रिसोर्स की एलोकेशन अच्छी हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है ना। द प्रिजर्वेशन ऑफ अ हेल्दी एनवायरमेंट, द एलिमिनेशन ऑफ हंगर। नो। ठीक है, वन का आंसर बी है। एमसीक्यू नंबर टू। कंट्री जेड ऑपरेट्स विद अ पीवीसी कर्व, करंटली आउटपुट इज एट कॉम्बिनेशन वन। वन मतलब एक्चुअल पे काम कर रही है। टू थ्री फोर क्या है? टू थ्री फोर पोटेंशियल है, और वन क्या है? एक्चुअल है। Which movement has zero opportunity cost in terms of the goods produced? Which movement has zero opportunity cost in terms of goods produced? कौन सी वाली के अंदर जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? मुझे एक बात बताओ। एक एक ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। वन टू टू। अगर मैं वन से टू पे जाता हूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अगर मैं वन से टू पे जाता हूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। वन से थ्री जाता हूं ना, तो उसका मतलब है एक्चुअल पोटेंशियल पे जा रहा है। वन से थ्री पे जा रहा हूं मतलब एक्चुअल पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है ये। दिस कॉन्सेप्ट इज दैट योर एक्चुअल इज इंक्रीजिंग एंड रीचिंग टूवर्ड्स पोटेंशियल। तो आपका आंसर बी बनता है। लेकिन सी डी भी चेक कर लेते हैं। टू टू थ्री। बेटा, अगर टू से थ्री पे जाता हूं, अगर टू से थ्री पे जाता हूं तो टू से थ्री पे क्या हो रहा होगा? एक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, वाई की कम हो रही है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रही है। अगर थ्री थ्री टू फोर जाता हूं, थ्री से फोर जाता हूं, तो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर थ्री से फोर जाता हूं तो भी एक्स की क्वांटिटी बढ़ी है, वाई की कम हो रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है। वन से टू कैसे है भाई? वन से टू, वन से टू पे, वन से टू बेटा, वन से टू की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। अच्छा, दो दो चीज होती हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए हमेशा कर्व पर पॉइंट्स मूव करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए हमेशा कर्व पर पॉइंट्स मूव करेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स ऑन दी कर्व हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो वाले पॉइंट्स तो वैसे भी कट हो गए, टू थ्री फोर वाले ना। सही है। तो आंसर जिसके अंदर वन टू और वन थ्री बचते हैं, वही दो ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सही है ना। ये बोल रहा है जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस में होगी? अगर आप वन से थ्री पे जा रहे हो तो स्ट्रेट आपका एक्चुअल बढ़ के पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। सही है ना। अगर आप वन से टू जा रहे हो तो टू के ऊपर आप देखो क्या हो रहा है। अगर आप वन पर हो और ये आप टू पर हो, तो आप चेक कर लो क्या हो रहा है। सही है ना। ओके। A country's healthcare is funded by taxation but can be used by free of charge by patients. Which type of healthcare, which type of good is healthcare in this country? बेटा, हेल्थ केयर जो है ना वो आपके टैक्स से फंड करा जा रहा है, लेकिन पेशेंट्स इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो डीमेरिट गुड है? फ्री गुड है? नहीं। प्राइवेट गुड है? यस। पब्लिक गुड है? नहीं। प्राइवेट गुड है भाई। क्या है भाई? कौन सा गुड है? प्राइवेट गुड है, पब्लिक गुड नहीं है। पब्लिक गुड नहीं है भाई, पब्लिक गुड नहीं है। पब्लिक गुड तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्ट्रीट लाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पब्लिक गुड है। प्राइवेट गुड वो गुड होता है जो प्राइवेट प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। लेकिन अगर वो फ्री में चार्ज कर रहा है ताकि उसको पेशेंट्स यूज कर सकें, अगर इसको फ्री में चार्ज करा जा रहा है, लेकिन ये आपके टैक्स से फंड हो रहा है ना। और अगर इसको फ्री में चार्ज करा जा रहा है, अगर इसको फ्री में चार्ज करा जा रहा है, सही है ना, और पेशेंट इसको यूज कर रहे हैं, और ये मेरिट गुड है, हेल्थ केयर है, तो ये प्राइवेट गुड हुआ ना, पब्लिक गुड तो नहीं हुआ। सही है, पब्लिक गुड नहीं हो सकता। इट इज ऑल्सो राइवल, यस इट इज ऑल्सो राइवल। बेसिकली ये एक तरीके का कॉसाई गुड है। ठीक है ना। कॉसाई पब्लिक गुड का नाम सुना है, जिसके अंदर प्राइवेट गुड का भी एक फीचर होता है। फोर, व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम प्लान टू अ फ्री मार्केट इकोनॉमी?
बेटा पहले प्लान्ड इकोनॉमी थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली थी, अब फ्री मार्केट हो गई है। फ्री मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो प्राइवेट प्रोड्यूसर के कंट्रोल में होती है। तो अगर एक इकोनॉमी की ट्रांजिशन हो गई है प्लान्ड से मार्केट इकोनॉमी में, क्या चीज लीस्ट लाइकली होगी कि इंक्रीज करे? तो पहले मोस्ट लाइकली वाला चेक कर ले। पहले मोस्ट लाइकली वाला चेक कर लें कि मोस्ट लाइकली क्या चीज इंक्रीज होगी। आओ चेक करते हैं। गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज होंगी क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में कंपटीशन ज्यादा होता है, सही ना? और प्राइस सारी फर्म मर्ज करके प्राइस को बढ़ा सकती है। प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज भी इंक्रीज होंगे। मेरिट गुड्स की प्रोविजन लीस्ट लाइकली है कि इंक्रीज हो। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो सकती है। तो फोर का आंसर सी बनता है। मेरिट गुड्स मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में अंडर प्रोड्यूस्ड और अंडर कंज्यूम्ड होते हैं, ऐसा ही है, ताकि उसकी शॉर्टेज क्रिएट करे, ज्यादा प्राइस चार्ज हो, ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। 5, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स एरिया ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस ऑन अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम? चेक कर लेते हैं, आओ बना के चेक कर लेते हैं। ऐसे ऐसे उसके अंदर है ना, चेक करना पड़ेगा आपको। ये आपका डिमांड कर्व हो गया, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। जहाँ पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आ गई प्राइस क्वांटिटी। ऊपर वाला हो गया सी एस, नीचे वाला हो गया पी एस, प्रोड्यूसर सरप्लस। सो इट इज एरिया अबव सप्लाई कर्व। यस, इट इज अबव सप्लाई कर्व एंड बिलो प्राइस लेवल। यस, आंसर ए बनता है, ठीक है। आंसर इज ए, सही है। ओके। द डायग्राम शोज डिमांड कर्व फॉर पाइनएप्पल। ये प्राइस दी हुई है, ये क्वांटिटी, डिमांड क्वांटिटी दी हुई है थाउजेंड्स में। हाँ, what happens to the value of PED when there is a movement from x to y, and what describes the value of PED at point y? बेटा x से y पे मूवमेंट हो रही है, x से y पे मूवमेंट हो रही है, सही है, x से y पे मूवमेंट हो रही है। तो भाई x पे प्राइस 1.5 थी, क्वांटिटी 3000 थी। y पे प्राइस 0.5 है, क्वांटिटी 9000 है। पीईडी निकाल सकते हैं? पीईडी निकाल सकते हैं भाई? बोलो भाई, पीईडी निकाल सकते हैं? निकालो पीईडी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे वैल्यू निकालेंगे, लेकिन मैं आपको आज एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। इधर सुन लो भाई। ये मैंने एक डिमांड कर्व बना दिया, ठीक है। अब आप याद रखना। अच्छा जी, अब आप याद रखना, अलोंग द पीईडी, अलोंग द डिमांड कर्व, अलोंग द डिमांड कर्व आप हमेशा याद रखना, शुरू में डिमांड इलास्टिक होगी, बाद में यूनिटरी होगी, और उसके बाद इन इलास्टिक होगी। क्या बोला आपको? अलोंग द डिमांड कर्व, क्या बोला भाई? अलोंग द डिमांड कर्व, शुरू में डिमांड इलास्टिक होगी, बीच में यूनिटरी होगी, और एंड में इन इलास्टिक होगी, सही है। अलोंग दी डिमांड कर्व, शुरू में आपकी डिमांड इलास्टिक होगी, बीच में यूनिटरी होगी, और बाद में इनइलास्टिक होगी। तो एक्स क्या है भाई? एक्स इलास्टिक है। वाई क्या है? इनइलास्टिक है। और अगर बीच में होता कुछ तो वो यूनिटरी होता। तब आप मुझे बताओ वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू क्या है? इलास्टिक इनइलास्टिक? वाई की वैल्यू है इनइलास्टिक। और एक्स का पीईडी गिर रहा है, ठीक है ना? तो आंसर आपका बी बनता है। अच्छा, अगर किसी को इसकी लॉजिक जाननी हो ना, अगर किसी को इसकी लॉजिक जानने का शौक हो, तो मुझसे व्हाट्सएप पे इसका वॉइस नोट मांग सकते हैं। मैं आपको वॉइस नोट में पूरा जवाब दे दूंगा, वर्किंग करके भी भेज दूंगा, सही है। वैसे मैं आपको बता दूं ये निकाला कैसे। इलास्टिक में प्राइस को थोड़े से कम करेंगे, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ेगी, टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है ना? इधर देखते रहो, लॉजिक ले ली। इन इलास्टिक में, यूनिटरी इलास्टिक में आप प्राइस को 10% से बढ़ाओगे, क्वांटिटी डिमांड 10% से कम होगी, टोटल रेवेन्यू पे नो इफेक्ट होगा। सर, इन इलास्टिक में आप प्राइस को ज्यादा से बढ़ाएंगे, क्वांटिटी डिमांड थोड़े से कम होगी, और आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो, इलास्टिक में प्राइस और टोटल रेवेन्यू में कौन सा रिलेशन हुआ? नेगेटिव। यूनिटरी में प्राइस और टोटल रेवेन्यू में नो रिलेशन हुआ, सही है। इन इलास्टिक में प्राइस और टोटल रेवेन्यू में पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो अब अगर मैं टोटल रेवेन्यू का कर्व बनाता हूं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा।
टोटल रेवेन्यू का कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। शुरू में कौन सा हो गया, शुरू में कौन सा हो गया, शुरू में पॉजिटिव हो गया, शुरू में पॉजिटिव हो गया, उसके बाद बीच में यूनिटरी हो गया, और एंड में इलास्टिक हो गया। यही हो गया भाई। तो अब आप इसको डिमांड कर्व से जब जोड़ के देखोगे ना, तो आपको इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक मिल जाएगा। जब आप इसको दो कर्व को अब आप ज्वाइन कर लो, ये हो गया प्राइस और टोटल रेवेन्यू का कर्व, ये हो गया प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। ये आपका डिमांड कर्व है। जो इसका मैक्सिमम वाला एरिया है ना, जो जब टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पर कब है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में, तो शुरू में डिमांड यूनिटरी इलास्टिक हो गई, और इलास्टिक में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो जो ऊपर वाला एरिया है वो इलास्टिक का हो गया, बीच वाला यूनिटरी का हो गया, और एंड वाला इन इलास्टिक का हो गया। ठीक है, समझ आ गई ये क्या लॉजिक है? लॉजिक समझ आ गई भाई, सिक्स की? ठीक है। इन अ मार्केट देयर इज अ सरप्लस ऑफ गुड विच चेंज वुड कॉज द मार्केट टू कम टू एन इक्विलिब्रियम। बेटा सरप्लस क्या होता है? सरप्लस, सरप्लस आता है प्राइस के बढ़ने की वजह से, और सरप्लस, सरप्लस आता है प्राइस के बढ़ने की वजह से, और जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होती है, क्वांटिटी डिमांड कम होती है। ऐसा क्या होगा इन सब में से कि मार्केट इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी? तो अगर क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, अगर क्वांटिटी डिमांड कम होगी तो अभी भी सरप्लस होगा, ये गलत हो गया। अगर प्राइस कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी, तो मार्केट सरप्लस से वापसी पीछे आना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई अब कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वापसी मार्केट इक्विलिब्रियम पर आएगी। उसके बाद अगर और प्राइस कम होती है तो फिर वापसी डिसइक्विलिब्रियम में अब शॉर्टेज की तरफ जाएगी। बेटा मिनिमम प्राइस से प्राइस बढ़ती है, वापसी मार्केट सरप्लस में आ जाएगा, तो सी भी नहीं हो सकता। सप्लाई बढ़ेगी तो इससे सरप्लस होगा, प्राइस कम होगी, सप्लाई बढ़ती है तो भी सरप्लस होता है। ठीक है ना? ओके। एट, एट वाला एक सेकंड में होना चाहिए। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन गुड पी एंड क्यू इज 0.4। बेटा जब भी एक्सीडी नेगेटिव है कौन सा गुड है? सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर इज 0.6। तो जब भी एक्सीडी पॉजिटिव है कौन सा गुड होगा? जब भी एक्सीडी पॉजिटिव है सब्स्टिट्यूट गुड होगा। विच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड इज मोस्ट लाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड? पी एंड क्यू, पी एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, पी एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट है भाई। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जॉइंटली डिमांडेड होता है। क्रीम और योगर्ट, क्रीम और योगर्ट, योगर्ट और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, स्ट्रॉबेरी और रसबेरी, क्या होगा भाई? क्रीम और योगर्ट नहीं, योगर्ट और स्ट्रॉबेरी नहीं, स्ट्रॉबेरी और क्रीम यस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। और क्रीम और रसबेरी, क्यू एन आर, 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 एक कॉम्प्लीमेंट एक सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो एट का सी बनता है, बेहतरीन हो गया। नाइन वाला बहुत इजी है, एस एम सी क्यू हमने करा है पहले भी था। सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय इक्वेशन एस इज इक्वल टू 10 टी व्हेन पी इज द प्राइस ऑफ इट। व्हाट इज द पीईएस व्हेन इट्स प्राइस राइजेस फ्रॉम 1 to 2? पीईएस क्या है भाई? आओ निकालते हैं। कैलकुलेटर एक बच्चा ओपन कर लो भाई। पीईएस का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला है भाई। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। तो पहले हमें ये देखो, ये ओल्ड प्राइस हो गई, ये न्यू प्राइस हो गई, प्राइस तो इसने दे दी है। पुरानी सप्लाई निकालनी है, फॉर्मूला है 10 + 10 टी। तो एस इज इक्वल टू 10 + 10 × 1, एस इज इक्वल टू 20 आ गई। तो ये आ गई ओल्ड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, न्यू क्वांटिटी सप्लाइड निकालनी है, सेम फॉर्मूला लगाओ, एस इज इक्वल टू 10 + 10 पी, एस इज इक्वल टू 10 + 10 × 20, 10 × 2, तो एस इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो ये 30 क्या है? न्यू क्वांटिटी सप्लाइड। तो भाई पुरानी क्वांटिटी आ गई है 20, न्यू क्वांटिटी आ गई है 30। फॉर्मूला लगाओ भाई, 30 - 20 अपॉन 20 × 100। बताओ क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज कितना आ रहा है? क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज कितना आ रहा है भाई? कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा बताएगा?
बताओ भाई। अबे तुम लोग कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं करते यार, कैसे सुस्त लोग हो। 50% आएगा, एक बच्चा चेक भी करता रहे। क्वांटिटी सप्लाइड 50% आएगा, और प्राइस का चेंज आएगा 2 - 1/100, 100% आएगा। क्या आएगा भाई आंसर? 9 का आंसर क्या आएगा? 0.5 आएगा। 0.5 का मतलब क्या है? इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई है, ठीक है। इन इलास्टिक सप्लाई है, सही है। 10। 10 वाला रिपीटेड एमसीक्यू है, अगर किसी ने टॉपिकल शुरू करें उसको ये एमसीक्यू मिला होगा भाई। मिला है आपको? इन दी डायग्राम द सप्लाई कर्व शोज नंबर ऑफ स्पेस कार्स इन अ पार्क एंड द डिमांड कर्व शोज डिमांड कर्व फॉर D1, D2, D3, D4। 4 दिन की डिमांड दी हुई है, सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है। The owner wishes to charge a parking fee on each of these days to allocate the spaces according to the market mechanism. Which pricing policy should the owner use? Which pricing policy should the owner use? बेटा इसको चारों दिन मार्केट मैकेनिज्म, मतलब डिमांड सप्लाई जहां पे इक्वल हो रहा है उसके हिसाब से प्राइस चार्ज करनी है। तो पहले दिन होनी चाहिए OP1, दूसरे दिन होनी चाहिए OP2, तीसरे दिन होनी चाहिए OP3, चौथे दिन होनी चाहिए OP4। तो ये क्या करे, ये प्राइस को वेरी कर दे। ये प्राइस को वेरी कर दे बिटवीन P1 एंड P4, ठीक है ना। तो आंसर बनता है इसका डी। सही है। ओके है। 11। द टेबल शोज डिमांड स्केड्यूल फॉर टेक्स्ट बुक्स। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है। यार देखो, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। एक बात क्लियर है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। सही कह रहा हूँ? जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। ऐसा ही है भाई। अच्छा अब है ना, आप क्या करोगे? आपको टोटल रेवेन्यू निकालना होगा। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 50, 4000, 3 2 6, 6000, 3 2 6, 6000, ठीक है। 4000, और इसके बाद 500, ठीक है। ये रेवेन्यू हो गया भाई। एक मिनट रुको। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 15 × 0 कितना होगा? सॉरी 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 सॉरी, शुरू में जीरो एंड में भी जीरो है, सॉरी। अभी तुम लोग कैलकुलेटर भी गलत चलाते हो यार। प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज एट प्राइस ऑफ $30। बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा 30 की प्राइस पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा 30 की प्राइस पे, 20 की प्राइस पे, 20 की प्राइस पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है 20 की प्राइस पे, क्योंकि उसके बाद तो गिरना शुरू हो गया, तो गलत कह रहा है। प्रॉफिट वुड नॉट चेंज इफ प्राइस रोज फ्रॉम 20 to 30। बेटा ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है। प्रॉफिट के लिए कॉस्ट भी चाहिए आपको, पहली बात तो ये रेवेन्यू निकाला हमने, प्रॉफिट नहीं निकाला। रेवेन्यू वुड इंक्रीज इफ प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 40 to 30। जब 40 से 30 पे प्राइस हुई है तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। यस, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। पहले 4000 था, अब 6000 है। आंसर सी बनता है, ठीक है। सही है। रेवेन्यू वुड बी मैक्सिमाइज एट प्राइस ऑफ $40। 40 पे रेवेन्यू मैक्सिमाइज नहीं हो रहा। 40 पे रेवेन्यू मैक्सिमाइज नहीं हो रहा, रेवेन्यू 20 की प्राइस पे मैक्सिमाइज हो रहा है। सही है। तो डी भी गलत है, आंसर सी बनता है। सही है बेटा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट? बेटा टोटल रेवेन्यू है, टोटल सेल्स, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है। टोटल रेवेन्यू टोटल सेल्स होता है। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। प्रॉफिट इज सेल्स। इस मोबाइल के जितने यूनिट्स बिके हैं वो आपकी सेल्स है। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको कॉस्ट, माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये डिफरेंस होता है रेवेन्यू और प्रॉफिट के दरमियान। 12। Which event is most likely to enable firms to respond in an increase in demand by increasing supply rather than by rising the price? ये कह रहा है डिमांड को रिस्पॉन्ड करना है by increasing supply। कौन सा इवेंट ऐसा कर सकेगा? Firms reduce their expenditure? No. Import duties are increased? No. The government introduces buffer stock scheme for the goods produced by the firm? Yes, buffer stock से supply बढ़ जाएगी। ट्रेड यूनियंस बिकम स्ट्रॉन्ग लीडिंग टू पुअर लेबर प्रोडक्टिविटी? इसको सप्लाई को बढ़ाना है, गिराना नहीं है, इसलिए डी गलत है, आंसर सी बनता है, ठीक है। 13 in diagram S1 is the supply curve and D1 is the demand curve for face mark. Arrival from producing face mark Y is a close substitute। बेटा ये डायग्राम X की है, फर्म X की है। What would cause demand curve to shift from D1 to D2? बेटा
फेस मास्क फेस मास्क एक्स की डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही होगी इसका रीजन ढूंढना है। डिक्रीज इन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अगर कॉस्ट कम होगी, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो इससे सप्लाई बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू मेक फेस मास्क टू वाई, तो बेटा इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो इस बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई है ये वाई की कम हुई है, तो इस बार वाई की सप्लाई बढ़ेगी, सही है। तो एक्स की सप्लाई कम हो जाएगी, सही है ना। तो अगेन ये भी नहीं है। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फेस मास्क एस एक्स, बेटा प्राइस बढ़ेगी अगर एक्स फेस मास्क की, तो एक्स फेस मास्क की डिमांड कम होगी और वाई फेस मास्क की डिमांड बढ़ जाएगी। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई फेस मास्क, बेटा अगर वाई फेस मास्क की प्राइस बढ़ती है तो वाई फेस मास्क की क्वांटिटी डिमांड कम होगी और लोग एक्स पे शिफ्ट होंगे, तो एक्स फेस मास्क की डिमांड बढ़ जाएगी। तो 13 का आंसर डी हुआ। A government introduces charges for vehicle using the roads in its capital city. Which characteristic must have the roads for this to be successful in reducing congestion? बेटा गवर्नमेंट ने रोड पे जो व्हीकल चलते हैं ना उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए। तो ये बोल रहा है ऐसी रोड के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस हो जाए। रोड मस्ट बी एक्सक्लूडेबल, यस। अगर एक बंदा ट्रैवल कर रहा है तो दूसरा एक्सक्लूड होगा तभी ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस होगी। द रोड मस्ट बी अ मेरिट गुड, रोड इज नॉट अ मेरिट गुड। रोड मस्ट बी नॉन ड्राइवल, नॉन ड्राइवल होगा तो मतलब अगर एक बंदा कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे की कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ट्रैफिक कंजेशन इससे रिड्यूस नहीं होगा, इससे बढ़ेगा। द रोड मस्ट बी अ पब्लिक गुड, सही है, लेकिन ये कह रहा है ट्रैफिक कंजेशन किससे रिड्यूस होगा, ये पब्लिक गुड का फीचर नहीं पूछ रहा। ये पूछ रहा है कि रोड ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस करने के लिए कौन सी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो रोड इज अ पब्लिक गुड, ये तो एक स्टेटमेंट है ना। करेक्टरिस्टिक क्या है पब्लिक गुड की? एक्सक्लूड, करेक्टरिस्टिक क्या क्या? एक्सक्लूडेबल, ड्राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रिजेक्टेबल, यही है ना। तो हमें करेक्टरिस्टिक ढूंढनी है। चलो ये वाला करके दो भाई। एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है जब आप एक गुड कंज्यूम करते हो तो दूसरा एक्सक्लूड हो जाता है। राइवल का मतलब है जब आप एक गुड कंज्यूम करते हो तो दूसरे के लिए कंजम्पशन रिड्यूस हो जाती है। 15 वाला करके दो, 15 वाला आपके लिए नया एमसीक्यू होगा। 15 वाला करके दो। ये एक बार इसके ऊपर सवाल भी है P2 में। द टेबल शोज टैक्स एंड इंडिविजुअल पेज एट डिफरेंट इनकम लेवल। ये इनकम लेवल है, ये टैक्स है, ठीक है, सही है। ये आप ट्राई करो। What is the average rate of taxation and the marginal rate of taxation for an individual with an annual income of 50,000? बेटा 50,000 की इनकम का पूछ रहे हैं ये। अच्छा पहले मुझे कोई एक बच्चा ये बता दो, एवरेज का मतलब क्या है, मार्जिनल का मतलब क्या है? एवरेज और मार्जिनल के दरमियान मत मीनिंग क्लियर कर दो। एवरेज और मार्जिनल का मतलब पता है किसी को? एवरेज का मतलब क्या है, मार्जिनल का मतलब क्या है, किसी को पता है? मार्जिनल का मतलब है एक्स्ट्रा, बेहतरीन। और एडिशनल का मतलब होता है, एडिशनल का मतलब क्या है, पर यूनिट। अच्छा अब मुझे बताओ, आपको मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स निकालना है और एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है। निकालो, ट्राई लो, फिर मैं करवाता हूँ। इजी है। आपको मतलब अगर पता है, एवरेज का मतलब होता है कि ऑन एवरेज कितना टैक्स दिया जा रहा है 50,000 की इनकम वाला, और मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल टैक्स कितना दिया जा रहा है। बेटा एवरेज का मतलब होता है कि ऑन एवरेज वो कितना टैक्स दे रहा है। अच्छा इसने पूछा है कि एवरेज का मतलब होता है कितना टैक्स वो दे रहा है, ऑन एवरेज 50,000 कमाने वाला कितना दे रहा है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल रेट ऑफ टैक्स कितना दे रहा है, एडिशनल इनकम के ऊपर ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा 50,000 का। तो एवरेज कैसे आएगा? टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल टैक्स पेड। बताओ भाई कैसे आएगा? 50,000 डिवाइड बाय 8,000, ऐसा ही आएगा। एक बच्चा कैलकुलेटर उठाओ, कितना आएगा दोस्त? 50,000 डिवाइड बाई 8,000, हाउ मच? 50,000 डिवाइड बाई 8,000 कितना आएगा? सॉरी 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 सॉरी, 8,000 डिवाइड बाई 50,000 होगा। 8,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100। ART का फॉर्मूला याद है ना? 8,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100, टैक्स पेड अपॉन टोटल इनकम, एनुअल इनकम इंटू 100। ये आएगा 16%, ठीक है। ये आएगा 16%, 16%। तो आंसर बी बनता है या सी बनता है? अब मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल।
तो मुझे हर सबका एवरेज निकाल के फिर एडिशनल चेक करना पड़ेगा। तो आओ सबका निकालते हैं। फर्स्ट वाले का कैसे निकलेगा? 1000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100 कितना आएगा, ये कोई बच्चा बताओ। फिर आएगा 3000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100, ये कितना आएगा ये भी बताओ। उसके बाद आएगा 6000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100, ये कितना आएगा ये भी बताओ। उसके बाद आएगा उसके बाद आएगा आपका 12,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100। हाँ भाई अब्दुल्ला, पहले वाले का कितना आ रहा है? पहले वाले का कितना आ रहा है? 1000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, 1000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100। पहले वाले का आ रहा है 5%। दूसरे वाले का कितना आ रहा है? 3000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100। वाले का आ रहा है 10%। सर तीसरे वाले का क्या आ रहा है? 6000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100, तीसरे वाले का आ रहा है 15%। सर चौथे वाले का आ रहा है 12,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, 20%। सही कह रहा हूँ? 5, 10, 15, 16, 20। बताओ 50,000 के बाद एडिशनल कितना है? 50,000 के बाद एडिशनल कितना है? 50,000 के बाद एडिशनल कितना है? मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स कितना आ रहा है? एडिशनल टैक्स कितना है? 50,000 के बाद एडिशनल टैक्स कितना है? बोलो भाई बोलो कितना है? 20%। क्या होगा आंसर? बी। ऐसा ही है भाई। ठीक है भाई, इजी था ये। अ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज आउटपुट विद नो इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल। गवर्नमेंट ने आउटपुट इंक्रीज करा है विद नो। व्हाट मस्ट हैव बीन इनिशियली द लेवल ऑफ ईडी। बेटा ये कह रहा है कि प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं है, प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं है। और ईडी का इनिशियल लेवल क्या होगा? प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं है। बहुत इजी एमसीक्यू है। प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं है, ईडी वन होगा ना? ईडी वन होगा। ऐसा ही है भाई, इनिशियली ईडी वन होगा। ठीक है बेटा, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो एडिशनल कितना है भाई, इधर ऊपर देख लो जरा। 5788 जो भी आपका नाम है। एडिशनल कितना है? एडिशनल रेट कितना है? पहले 16 था, 20 है, 4% एडिशनल है, लेकिन इसने बोला है मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन कितना है। एडिशनल इनकम पे एडिशनल टैक्स कितना लग रहा है? 20% लग रहा है। ठीक है, 4% एक्स्ट्रा लगेगा ना। सही है। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर ऑफ नेशनल इनकम। बेटा नेशनल इनकम के मेजर में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती? नेशनल इनकम आपकी इनकम एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर के इक्वल है, आपने सर्कुलर फ्लो के चैप्टर में पढ़ा है। डिविडेंड्स ये आपकी इनकम है। प्रॉफिट्स ये भी आपकी इनकम है। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ये भी आपकी इनकम है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इज नॉट योर इनकम, इसलिए वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। सही है। Four students have to fill gaps in the sentence shown. A person is defined as unemployed if they are, ये वाला रिपीटेड एमसीक्यू है 18 वाला। If they are able and willing to work at the current wage rate, सही है, but cannot find a job due to despite an active search of work, डी बनता है बेटा। अनएम्प्लॉयड वो बंदा है जो करंट वेज रेट पे भी काम करने के लिए रेडी है, अबव दी करंट वेज पे वो काम नहीं करेगा, करंट वेज रेट पे भी वो काम करने के लिए रेडी है। ठीक है। Which statement best describes the CPI? बेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ वे टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और वो बास्केट ऑफ गुड्स कैलकुलेट करता है, बास्केट में वो गुड्स शामिल करता है जो बहुत फ्रीक्वेंटली कंजम्पशन में यूज होते हैं। बास्केट बनाने के बाद वो वेट्स ऐड करता है, वेट्स दिए जाते हैं प्रोपोर्शन ऑफ इनकम के हिसाब से। जब वो वेट्स असाइन कर देता है तो फिर वो उसके हिसाब से चेक करता है कि टोटल करने के बाद बेस ऐसे कंपेयर करता है कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। तो व्हाट इज सीपीआई? इट मेजर्स चेंज इन स्पेंडिंग पैटर्न, नो। It measures change in standard of living, no. It measures change in price of basket of goods and services over a given period of time, yes. It measures level of price of all goods and services, no. आंसर सी है भाई 19 का। ठीक है। 20 वाला आप लोग करके देंगे। द डायग्राम शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई, ओनली टू कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, बोथ कंट्रीज प्रोड्यूस जस्ट टू गुड्स। बेटा दो कंट्री है, दो गुड्स है, इस ट्रेड को क्या कहते थे? नाम याद है? ऐसा एक एमसीक्यू कराया था, बायलेटरल ट्रेड। अंडर विच टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बोथ एक्स एंड वाई बेनिफिट फ्रॉम ट्रेडिंग विद ईच अदर। अब हमें निकालना पड़ेगा, एम टू एन निकालना पड़ेगा। सारे के सारे ऑप्शन एम टू एन है, दो कंट्री है ना, दो गुड्स है ना, एम टू एन है। कंट्री एक्स और वाई दोनों का एम टू एन निकालना है खाली।
M to N निकालना है। आओ निकालते हैं, चेक करते हैं, कैलकुलेटर उठाओ भाई। ये कंट्री एक्स हो गई, ये वाई हो गई। ये एक्स का पीपीसी है। एक्स बना रही है 100 100। M/N, तो 200 M बन रहे हैं, 200 N बन रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1M/1N। बेटा जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो सेम है तो इसका मतलब है किसी के पास कोई फायदा नहीं है। किसी के पास कोई फायदा नहीं है। किसी के पास कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब वाई का निकालते हैं। वाई 200 M बना रही है, 150 N बना रही है। M/N लिखूं तो क्या लिखूंगा? 200M/150N। तो 1M क्या हो गया? 150/200। तो बताओ क्या होगा? 1M/150/200 कितना होगा? 150 ÷ 200 कितना होगा? 0.75 N, ऐसा ही है भाई। अब बताओ आंसर क्या होगा 20 का? बेटा ये पढ़ तो लो, पढ़ तो लो। अंडर विच टर्म्स ऑफ ट्रेड, किन दोनों के दरमियान, किन दोनों के दरमियान दोनों कंट्री को फायदा होगा? अगर ये एक कंट्री का पूछता तो आपका आंसर होता है ए। ये दो कंट्री का पूछ रहा है, तो दोनों कंट्री को किसके दरमियान फायदा है? 1 - 0.75। तो 1 और 0.75 के बीच में कितने ऑप्शन आ रहे हैं? C और D नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, आंसर बी होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने बोला सर ए क्यों नहीं हो सकता, ये तो आपने बता दिया कि अगर सिर्फ वाई का पूछा होता तो आंसर ए होता। सही है, इसने दोनों कंट्री का पूछा है। दोनों कंट्री को किन रेशियो के बीच में फायदा होगा? तो एक का रेशियो है 1, एक का रेशियो है 0.75, इन दोनों के बीच में फायदा होगा दोनों को। 0.75 पे सिर्फ वाई को फायदा है, और 1 पे तो एक्स को कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब रेशियो सेम होते हैं तो एक्स के पास तो कोई कंपेरेटिव एडवांटेज है ही नहीं। इन दोनों के पास कंपेरेटिव एडवांटेज जो हासिल होगा वो दो रेशियो के बीच में होगा, ठीक है ना। तो इसलिए 1M/1N गलत है, और 2N तो 1 को एक्सीड कर रहा है, रेशियो के ही बाहर जा रहा है। सही है। ओके। Why is increased government provision of education most likely to shift the aggregated demand curve to rise? गवर्नमेंट प्रोविजन एजुकेशन का बढ़ रहा है, इससे एडी राइट पे क्यों शिफ्ट मारेगा? इससे एडी राइट पे क्यों शिफ्ट मारेगा? इससे एडी राइट पे क्यों शिफ्ट मारेगा? ओके। Why is increased government provision of education most likely to shift the AD curve? It will increase aggregated supply। बेटा वो एडी के शिफ्ट होने की बात कर रहा है। मोर स्कूल्स विल बी बिल्ट, ज्यादा स्कूल्स बिल्ट होंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे बढ़ रहा है, इसीलिए शिफ्ट हो सकता है। द गवर्नमेंट विल हैव टू रेज टैक्स, अगर टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, ईडी कम होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। वर्कर हाईली स्किल्ड होंगे, इससे एएस बढ़ेगा, इससे डी से एएस बढ़ेगा, सी से ईडी कम होगा, बी से ईडी बढ़ जाएगा, और ए से एएस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन आपका 21 का बी बनता है, सही है। 22, विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन दी करंट अकाउंट ऑन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट? बेटा करंट अकाउंट में चार कंपोनेंट है: ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, नेट इनकम, नेट इनकम, और नेट ट्रांसफर्स। ये कौन से अकाउंट में जाता है? एसेट, एसेट की परचेज और सेल कौन से अकाउंट का हिस्सा है? एसेट की परचेज और सेल कौन सा अकाउंट है? करंट है, कैपिटल है, फाइनेंशियल है? एसेट की सेल और परचेज कौन से अकाउंट में जाती है? कैपिटल अकाउंट। तो 22 का डी कैपिटल अकाउंट है, ठीक है ना। सही है, तो ये कैपिटल में जाता है, करंट में नहीं जाता, इसलिए डी करा है। 23, अंडर विच कंडीशन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इंक्रीज एट द सेम रेट इन एन इकोनॉमी? मुझे बताओ यार, रियल जीडीपी का क्या फॉर्मूला है? बेटा किसी भी चीज के आगे रियल लिखा हुआ उसका मतलब है उसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट हुई है। तो रियल जीडीपी का क्या फॉर्मूला होगा? नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन रेट, ये फॉर्मूला होगा। जब महंगाई का रेट कम हो और नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा हो, महंगाई का रेट कम होगा तो इसका मतलब है रियल जीडीपी बढ़ रहा है। तो आधा आंसर तो मुझे मिल गया, महंगाई का रेट गिरना चाहिए।
+2 हो, 0 +2 हो, -2 हो, क्या हो भाई? अच्छा पहले रेट ऑफ नेशनल आउटपुट चेक कर दें। नेशनल आउटपुट बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए भाई? नेशनल आउटपुट बढ़ना चाहिए ना, प्लस में होना चाहिए, तो ए और बी गलत है। आंसर सी और डी बचता है। रेट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल, बेटा प्राइस लेवल पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, पॉजिटिव का मतलब है महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो बी सी सी होना चाहिए ना, आंसर सी होना चाहिए, 23 का सी होगा। सही है, महंगाई का रेट कांस्टेंट हो और आपका आउटपुट बढ़ रहा हो, ये जीरो हो, और नेशनल इनकम नेशनल नॉमिनल जीडीपी बढ़ा हो तो रियल जीडीपी बढ़ेगा। सही है ना? अगर ये भी 2% हो, ये भी 2% हो, तो नील इफेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस होते हैं ना, तो जीरो इफेक्ट होगा। तो डी इसलिए गलत है, ठीक है, 24। जनरल इक्विलिब्रियम इन दी मैक्रो इकोनॉमीज अचीव व्हेन टोटल इंजेक्शंस आर इक्वल टू टोटल लीकेजेस। ये कह रहा है इंजेक्शन और विड्रॉल इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज डिसइक्विलिब्रियम इन दी मैक्रो इकोनॉमी इन दी शॉर्ट रन? बेटा डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? जब इंजेक्शन और विड्रॉल इक्वल नहीं होंगे। जब इंजेक्शन और विड्रॉल इक्वल नहीं होंगे, जब इंजेक्शन और विड्रॉल इक्वल नहीं होंगे तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑफ 10 बिलियन एंड अ डिक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ 10 बिलियन। बेटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, इंजेक्शन बढ़ रहा है 10 से, और 10 से इंजेक्शन कम हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम होगा, सही है ना, नील इफेक्ट होगा। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 बिलियन एंड अ डिक्रीज इन हाउस होल्ड सेविंग ऑफ 30 बिलियन। बेटा इंजेक्शन बढ़ रहा है 30 बिलियन से, और हाउस होल्ड की सेविंग कम हो रही है, मतलब विड्रॉल कम हो रहा है 30 बिलियन से, तो डिसइक्विलिब्रियम में पहुंच गई मार्केट, 24 का बी होगा। एन इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पे स्पेंडिंग बढ़ेगी, इससे विड्रॉल बढ़ेगा, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और बढ़ेगी तो इससे इंजेक्शन बढ़ जाएगा। 40-40 से दोनों बढ़ रहा है तो सेम होगा भाई, नील इफेक्ट होगा। 40 से बढ़ रहा है, 40 से वो बढ़ रहा है, तो इंजेक्शन भी 240 होगा, अगर पहले 200 था तो 240 हो गया, विड्रॉल 200 था तो वो भी 240 हो गया। एन इंक्रीज इन टैक्स ऑफ 40 एंड अ डिक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट ऑन 40 बिलियन। बेटा टैक्स बढ़ रहा है, टैक्सेशन बढ़ रहा है, मतलब विड्रॉल बढ़ रहा है, और इम्पोर्ट के ऊपर स्पेंडिंग कम हो रही है। इम्पोर्ट इज अ विड्रॉल, इम्पोर्ट इज अ विड्रॉल, विड्रॉल कम हो रहा है 40 से, और एक बार 40 से बढ़ रहा है, तो डी भी गलत है, सी भी गलत है, आंसर ए और बी बचता है, आंसर आपका बी है। सही है बेटा, इधर 10 से इंजेक्शन बढ़ रहा है, 10 से इंजेक्शन कम हो रहा है, तो नील इफेक्ट होगा, 10 - 10 जीरो हो जाएगा। सही है, और 30 से इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, 30 से विड्रॉल कम हो रहा है, तो इंजेक्शन ज्यादा होगी, विड्रॉल कम होगा, इसलिए रजी डिसइक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। व्हाट वुड बी मोस्ट लाइकली रीजन फॉर अ डिक्रीज इन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज कैसे होगी भाई? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब बंदा वॉलंटरीली छोड़ता है, या तो कोई बेटर पेड जॉब ढूंढ रहा होता है। बेटर पेड जॉब का मतलब सर्च एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी छोड़ रहा है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, या रेडिडेंट है या डिसमिस हो गया। मोर कैपिटल इंटेंसिव होगा तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मोर डिमांड फॉर पब्लिक सेक्टर वर्कर होगा, इससे स्ट्रक्चरल बढ़ेगी। मोर स्पेंडिंग और एजुकेशन होगा, इससे भी स्ट्रक्चरल बढ़ेगी। सही है, नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, सही है ना। मोर इन्फॉर्मेशन, इससे सर्च एम्प्लॉयमेंट यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। 26. A Kenyan bank worker who lives and works in India sends 15% of their wage back to Kenya every month. What would be the change in the current account components of the for either country? एक कीनियन बैंक वर्कर है जो इंडिया में रहता है, और 15% जो कमाता है वो अपने घर में कीनिया में भेज रहा है, तो इससे क्या क्या इफेक्ट होगा? ईदर कंट्री का मतलब है दूसरी कंट्री के अकाउंट पे, हाँ? कीनिया क्या, इंडिया के अकाउंट पे पूछ रहे हैं, इंडिया के अकाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा? ईदर कंट्री का मतलब है दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री मतलब इंडिया के अकाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया के करंट अकाउंट पे। भाई इंडिया से पैसा जा रहा है, नेट इनकम नेगेटिव में, और फॉल इन सेकेंडरी इनकम, ठीक है। एन इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, घर पे पैसे भेज रहा है, एन इंक्रीज इन करंट अकाउंट सरप्लस फॉर इंडिया, करंट अकाउंट नेगेटिव में जा रहा है इंडिया का, इसकी प्राइमरी इनकम बढ़ रही है, नहीं भाई। सही है भाई, आंसर ए होगा 26 का। 27. ओवर अ पीरियड ऑफ यम द एनुअल इन्फ्लेशन रेट बिकम्स नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन? डिफ्लेशन कब होती है? जब आपका प्राइस लेवल किस में चला जाता है? डिफ्लेशन तब होती है जब आपका प्राइस लेवल नेगेटिव में चला जाता है, तो आपका प्राइस लेवल नेगेटिव में चला गया है, विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट? द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज फॉलन,
कॉस्ट ऑफ लिविंग गिर गई है, ये हो सकता है। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी हैज फॉलन, बेटा परचेजिंग पावर मनी की बढ़ जानी चाहिए, बी गलत है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड, जब प्राइस कम होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो सकता है, सही है। देयर इज एन इंक्रीज इन सीपीआई, सीपीआई गिर गया है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज फॉल, बेटा महंगाई का रेट कम होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग गिर जाएगी, ठीक है। आंसर ये बनता है। 28, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री प्लान्स टू रेज इनकम टैक्स, बेटा जब इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, ईडी कम होगी। द इनिशियल इक्विलिब्रियम फॉर कंट्रीज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट एक्स, व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम? एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, आंसर डी हो जाएगा, सही है। जहां पर नया एग्रीगेटेड डिमांड और पुराना एग्रीगेटेड सप्लाई मीट होगा वो न्यू इक्विलिब्रियम होगा। 28 का डी है, ठीक है। 29, विच कॉम्बिनेशन वुड रिप्रेजेंट एक्सपेंशनरी सेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बेटा एक्सपेंशनरी का टारगेट है ईडी को बढ़ाना, उसके लिए आप मनी सप्लाई को बढ़ाओगे, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, सही है, ऐसा ही है भाई। तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, आंसर डी बनता है। आंसर सॉरी 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 सॉरी, मनी सप्लाई, आंसर एक मिनट रुको, इंटरेस्ट रेट कम होगा ना, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो अप वाले ऑप्शन गलत कर दो, ए और सी गलत है, आंसर बी या डी है। क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तभी तो बोरोइंग बढ़ेगी, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट कम तभी होगा जब क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, आंसर बी बनता है। इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने से। विच ग्रुप इज लीस्ट लाइकली टू बी कंसर्न अबाउट दिस, बेटा बोरोवर से कॉस्ट पुश का कोई लेना देना नहीं है, बोरोवर से कॉस्ट पुश का कोई लेना देना नहीं है, कंज्यूमर का लेना देना है, उसके लिए प्राइस बढ़ जाएगी। क्रेडिटर का लेना देना है, एक्सपोर्टर का लेना देना है, सही है ना। ओके है, 30 का बी बनता है, ए बनता है, सॉरी। ओके गाइस।